हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने हिंदी भाषा की सिलेबस की बात किए थे और आज हम लोग हिंदी की पहली क्लास देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने दोस्तों बात किया था कि सिलेबस में कि पहला टॉपिक हमने बताया था कि भाषा और उपभाषा से आता है। पहला टॉपिक हमने बताया था भाषा और उपभाषा से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे भाषा और उपभाषा में प्रश्न कहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी जो है हम सभी को पता है कि हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा है। हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा है। तो बात करते हैं कि भाषा शब्द की, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो भाषा जो है भाष धातु से मिलके बनी है। भाषा जो है भाष धातु से बनी है। ठीक है, भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, बोलना या कहना। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसकी परिभाषा बता देते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है एक प्रकार का साधन है। ठीक है, भाषा क्या है, एक प्रकार का साधन है। ठीक, कैसा साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो भाषा क्या है, हिंदी क्या है, हिंदी एक प्रकार की भाषा है और भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। ठीक है, भाष धातु का अर्थ होता है भाष या बोलना या कहना। ठीक है, अब इससे हमारी परिभाषा क्या बन जाएगी कि भाषा क्या है, भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों का क्या करता है, आदान और प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक, और कोई व्यक्ति बी है। ए के मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, और वो चाहता है कि बी हमारे विचारों को क्या करे, समझ सके कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ या मैं उसको कितना मानता हूँ या मुझे उसको लेके कितने कैसे विचार हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये उसके अंदर भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। तो वो चाहता है कि ए व्यक्ति चाहता है कि बी व्यक्ति उसके भावों और विचारों को समझ सके। तो उसके भावों और विचारों को समझने के लिए एक मीडियम, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग एक साधन की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं भाषा। भाषा क्या करता है कि हमको एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, एक साधन प्रोवाइड कराता है, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं दूसरे व्यक्ति तक। ठीक है, तो भाषा समझ में आया ना कि भाषा क्या है। भाषा जो है भाष धातु से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, अब बात करते हैं संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं या पाई जाती हैं। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक है, फारसी, ठीक है,
इत्यादि। तो कह सकते हैं कि भाषा, हिंदी क्या है, हिंदी एक प्रकार की भाषा है जो भाष धातु से बनी है, मतलब भाषा जो है भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो बोलने और कहने के लिए एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। तो क्या बोलेगा, वो अपने भाव और विचारों को क्या करेगा, बोलेगा, और सामने वाला उसको क्या करेगा, समझेगा और सुनेगा। तो इसके लिए एक भाषा की मतलब जरूरत पड़ती है, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, एक साधन की जरूरत पड़ती है। वो साधन हमारी क्या है, भाषा है। तो कह सकते हैं भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और इत्यादि। ठीक दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे भाषा के भेद की। किसकी, भाषा की भेद की। तो मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि पहले कि आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो बनता है कि सबसे सिंपल अगर पूछना रहेगा आपको यहाँ से, तो पूछेगा कि भाषा किस धातु से बनी है। तो भाषा जो है भाष धातु से बनी है। ये आप पॉइंट इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन और इम्पोर्टेंट करके रखिएगा। ठीक है, तो भाषा किस धातु से बनी है, भाष धातु से बनी है। अब आपका अगला टॉपिक जो है, क्वेश्चन बनता है भाषा के भेद से। तो भाषा के भेद की बात करें तो भाषा के कितने भेद पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे भाषा के भेद की। आइए हम लोग आगे चल क्रम में देखते हैं कि भाषा के भेद। भाषा के भेद। ठीक है, भाषा के कितने भेद पाए जाते हैं, तो भाषा के दो भेद पाए जाते हैं। भाषा के दो भेद पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है व्यक्त भाषा। पहला है व्यक्त भाषा और दूसरा है अव्यक्त भाषा। ठीक, व्यक्त भाषा क्या होता है दोस्तों, तो व्यक्त भाषा होता है वह भाषा जिसको सर्वसाधारण आसानी से समझ पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। जिसको, वह भाषा जिसको सर्वसाधारण क्या करते हैं, आसानी से समझ, जिसको सर्वसाधारण आसानी से समझ लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा क्या होता है, जिसको, भाषा का वह रूप जिसको सर्वसाधारण आसानी से समझ न पाए। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अव्यक्त भाषा। इसमें क्या हो सकता है, जैसे पशु पक्षियों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा क्या होती है, अव्यक्त भाषा कहलाती है। ठीक, व्यक्त भाषा को भी हम लोग क्या करते हैं कि तीन रूपों में बांट देते हैं। दोस्तों, व्यक्त भाषा जिसको व्यक्ति आसानी से समझ लेता है। अब वो व्यक्ति आसानी से किस किस भाषा को समझ लेगा, वो हम बात करेंगे। और अव्यक्त भाषा में क्या होता है, जब व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है तो कौन सी भाषा किस वे में समझाएंगे, उसकी तो बात ही नहीं है। तो ये यहीं पे खत्म हो जाता है, ये पॉइंट जो होता है अव्यक्त भाषा, जिसको सर्वसाधारण से नहीं समझ पाते हैं। सर्वसाधारण क्या होता है, आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अव्यक्त भाषा। जैसे पशु पक्षियों की भाषा क्या होती है, अव्यक्त भाषा कहलाती है। व्यक्त भाषा की बात करें तो व्यक्त भाषा में जिसको सर्वसाधारण आसानी से समझ लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। इसके रूप की बात करें तो इसके हम लोग तीन रूप पाए जाते हैं। पहला है मौखिक रूप।
पहला है मौखिक, मौखिक भाषा, ठीक है। इसको हम लोग बोली भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोली, ठीक है। मौखिक भाषा की बात करें, मौखिक भाषा की बात करें दोस्तों, तो जो मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसको मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, ठीक है। क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। वह भाषा जिसको मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जैसा कि आपको पता चल जाएगा, लिखित भाषा वह भाषा जिसको हम लोग क्या करते हैं? हाथों से लिखते हैं और आँखों से देख के पढ़ते हैं। वह भाषा जिसको हाथों से लिखा जाता है और आँखों से देखकर पढ़ा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं लिखित भाषा, ठीक। फिर तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। तीसरा क्या आता है? सांकेतिक भाषा। वह भाषा जिसमें चिन्हों का या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। वह भाषा जिसमें चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। भाषा के भेद, तो भाषा के दो भेद पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं। पहला है व्यक्त भाषा और दूसरा है अव्यक्त भाषा, ठीक है। व्यक्त भाषा होता है जिसको सर्वसाधारण आसानी से समझ लेते हैं और अव्यक्त भाषा है जिसको सर्वसाधारण आसानी से समझ नहीं पाते हैं, अव्यक्त भाषा कहलाती है। अव्यक्त भाषा में जैसे पशु पक्षियों की भाषा क्या कहलाती है? अव्यक्त भाषा कहलाती है। व्यक्त भाषा के तीन रूप देखने को मिलते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा जिसको मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा वह भाषा जिसको हाथों से लिखा जाता है और आंखों से देखकर पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा जिसमें चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है वो आपका भाषा का रूप, ठीक है। भाषा का रूप ये हो गया आपका, नोट डाउन कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप की तरफ से, ठीक है। और आपको बताया जाएगा जो जो इम्पोर्टेंट आपका जहाँ जहाँ रहेगा वो आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा कि क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप की तरफ से, ठीक है, कि भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं। दोस्तों जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूंगा उस चीज़ को आप एग्जाम में जरूर नोट डाउन करके जाइएगा, एक बार जरूर देख के जाइएगा।
और आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप, ठीक है, भाषा के कितने रूप देखने को मिलते हैं? तो भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ठीक है, भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ठीक, वो 3 रूप कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, पहला है, कोई बता सकता है पहला कौन सा है? पहला है बोलियां। क्या है? बोलियां। ठीक, दूसरा है परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा। और तीसरा है आपका राष्ट्र भाषा। ठीक है, तीसरा है आपका राष्ट्रभाषा। बोलियां क्या होती है? तो बोलियां है आपका कि ये भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। बोलियां है भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूह में करते हैं। भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूह में करते हैं, क्या कहलाती है? बोलियां कहलाती हैं। बोलियां कहलाती हैं। ठीक है, भारत में कुल लगभग 650 बोलियां पाई जाती हैं। भारत में कुल लगभग 650 बोलियां पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में कुल लगभग 650 बोलियां पाई जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये स्टार बना के लिख लीजिएगा कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां पाई जाती हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां पाई जाती हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां पाई जाती हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां पाई जाती हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ भी है। ठीक है, इसलिए आप इसको भी याद करते चलिए कि बोलियां भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों में या समूहों में करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलियां कहते हैं। भारत में कुल लगभग 650 बोलियां पाई जाती हैं और हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां पाई जाती हैं। जैसे में कह सकते हैं आप लोग पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी
हिंदी, ठीक है, दक्षिणी हिंदी, ठीक है, आदि, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हिंदी भाषा में 18 बोलियां पाई जाती हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, ये बढ़ती जाएंगे, ठीक है। टोटल कितनी बोलियां पाई जाती हैं? 18 बोलियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है वो देखते हैं। जब कोई बोली किसी भी बोली को जब व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है, जब किसी भी बोली को जब व्याकरण द्वारा परिष्कृत कर दिया जाता है तो वह बोली परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। क्या हो जाती है? परिनिष्ठ भाषा बन जाती है, ठीक है। जब किसी बोली को व्याकरण के द्वारा क्या किया जाता है? परिष्कृत कर दिया जाता है तो वो परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। आज हिंदी जो है परिनिष्ठ भाषा के रूप में जानी जाती है। आज हिंदी परिनिष्ठ भाषा के रूप में जानी जाती है। परिनिष्ठ भाषा के रूप में जानी जाती है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रभाषा की, ठीक है। जब कोई परिनिष्ठ भाषा व्यापक समूह द्वारा या व्यापक जनता या समूह द्वारा जब कोई परिनिष्ठ भाषा व्यापक जनता या समूह द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तो आगे चलकर राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तियों द्वारा राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो देखिए बोलियां क्या होती है। बोली जब भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूहों में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में कुल लगभग 650 बोलियां पाई जाती हैं और हिंदी भाषा में कुल लगभग 18 बोलियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी हो गया, बिहारी हिंदी हो गया, पहाड़ी हिंदी हो गया और दक्षिणी हिंदी हो गया। परिनिष्ठ भाषा क्या होता है? यही बोली आगे चल के परिनिष्ठ भाषा के रूप में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। किसी भी बोली को जब व्याकरण के द्वारा परिष्कृत कर लिया जाता है तो वह बोली क्या बन जाती है? परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। आज हिंदी जो है परिनिष्ठ भाषा के रूप में क्या करती है? जानी जाती है। राष्ट्रभाषा क्या होता है? जब कोई परिनिष्ठ भाषा, अब ये परिनिष्ठ भाषा क्या बदल गई? राष्ट्रभाषा में, ठीक। जब कोई परिनिष्ठ भाषा व्यापक जनता या समूह द्वारा व्यवहार में क्या करती है? ग्रहण कर ली जाती है तो आगे चल के राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तियों के आधार पे इसको राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाती है हमारी
राष्ट्रभाषा। अब ये बताइए कि राजनीतिक और सामाजिक शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, ये कैसे परिवर्तित होंगी? ये होगी हमारी संविधान के द्वारा, ठीक, कहाँ से होगी? संविधान के द्वारा। तो ये जो है आपका, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा का संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? तो लिख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। इस बॉक्स को आप क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या किया गया है? हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। लोग यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि व्याकरण किस प्रकार की भाषा है? तो व्याकरण जो हो जाती है परिनिष्ठ भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से बना है आपका क्वेश्चन कि हिंदी भाषा में जो है कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो है आपका वो 18, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि लिपि के बारे में, कि लिपि क्या होती है। तो जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखवाया गया है तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कम से कम एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें भी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं लिपि की, कि लिपि क्या होता है। तो लिपि जो है एक प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक है। लिपि क्या है? एक प्रकार का चिन्ह या संकेत होता है। लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? लिपि को हम लोग चिन्ह या संकेत कहते हैं, ठीक है। ध्वनि चिन्हों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक है। या जिस रूप में वर्ण को या ध्वनि को हम लोग लिखते हैं, जिस रूप में वर्ण या ध्वनि लिखते हैं, ठीक है, लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है, ठीक है। आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की लिपि पूछता है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है? हिंदी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन इससे बनता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन बनेंगे, या ऐसे अगर एग्जामिनर पूछ लिया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस, ठीक है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है अभी है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि संविधान द्वारा हिंदी भाषा को 1949 को संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की
दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक, किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। क्या हुआ था? राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक, अब बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, किस भाग में? तो भाग 17 में। किस अनुच्छेद में? तो 343 से लेके 351 तक। ठीक, अनुसूची कौन सी रहेगी? अनुसूची कौन सी रहेगी? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुसूची 8वीं अनुसूची में इसको 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, 14 सितंबर से बने हुए हैं और आपके अनुच्छेद 343 से बने हैं। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि भाग 17 से ना बने और अनुसूची जो से भी ना बने। तो 8वीं अनुसूची में इसका दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद।